हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 60 रुपये का शेयर है। आज मॉर्निंग में तेज़ी ज़रूर थी लेकिन बाद में लगातार गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी आधे % की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। एक तेज़ी आई ज़रूर थी लेकिन उसके बाद लगातार ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली रिजल्ट्स के बाद कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट टेकिंग का दौर यहाँ पर देखने को मिला है और एक्चुअली बाजार में पैनिक भी था, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई सब सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 60 रुपये का शेयर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। 2% की गिरावट एक महीने में है, लेकिन हायर लेवल से अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई साहब गिरावट कम से कम 12% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें एक साल की तो पैसा डबल करा है और खूब बना कर दिया है। 27 रुपये से ऐसी रफ्तार आई थी कि भाई साहब 75 पे गया था। शानदार तेज़ी थी ये, लेकिन बाद में गिरावट भी देखने को मिली। 55 रुपये पर शेयर आया, वापस तेज़ी आई। वापस यहाँ से कह सकते हैं कि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन वाला माहौल ज़रूर है और कहीं ना कहीं सपोर्ट मुझे लगता है कि जो इनिशियल सपोर्ट है वो 55 रुपये के आसपास यहाँ पर बनना चाहिए। और इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो ऐसी तेज़ी पहली बार आई है। और देखो, ये सारे सरकारी बैंक की ये हालत है। इवन सारे सरकारी नहीं, बहुत सारे जो बाकी सरकारी बैंक नहीं लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है कि भाई सब ऐसी तेज़ी नहीं देखी। 2 सालों में जो रफ्तार आई है सरकारी कंपनियों में, ऐसी तेज़ी नहीं आई कभी। और जहाँ तक मैक्सिमम ग्राफ भी अगर आप देखोगे तो पहले तेज़ी बनी ज़रूर थी, फिर बाद में करेक्शन बने, फिर तेज़ी बनी, फिर लंबे समय का करेक्शन था। ये बहुत लंबे समय का करेक्शन था, अब जाके तेज़ी देखने को मिली है। और देखो, अभी भी मुझे लगता है कि जो PSUs बैंक्स है उसमें पोटेंशियल तो है। ठीक है, अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी खूब अच्छी तेज़ी दिखाई है। सेम चार्ट आपको इसका भी देखने को मिलेगा। इवन यूको बैंक की अगर हम बात करें, इसने भी बेहतरीन रफ्तार पकड़ी हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूको बैंक या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर IDBI बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली खराब बैंक तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा पेन अभी भी बाकी है, क्योंकि जहाँ तक बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो RBI की गाइडलाइन आ रही है खास करके इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर, उससे चलते कहीं ना कहीं जो सरकारी बैंक्स है और जो NBFC कंपनियां हैं उस पर थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा। जो प्रोविजनिंग करने को लेकर बोला है RBI ने इंफ्रा प्रोजेक्ट में, वो कहीं ना कहीं इनकी जो बुक है, मतलब जो इनके नंबर्स है, वहाँ पर थोड़ा बहुत डेंट तो लगाएंगे ये। यहाँ पर अगर बात करें वॉल्यूम्स को लेकर, देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। 85 लाख के आसपास के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। एक टाइम पे 200 रुपये का शेयर था और एक टाइम पे 10 रुपये का भी था लोअर लेवल। अगर आप देखो तो मार्केट कैप इसका 52,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बैंक को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें तो भाई साहब बहुत सारी सरकारी बैंक ने डिविडेंड पे करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर जो डिविडेंड है वो अनाउंस इस बार पे नहीं किया है। देखिए, देखा जाए तो बहुत सारी सरकारी बैंक जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो या फिर अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक हो, उन सब ने डिविडेंड पे करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसने अभी तक पे करना स्टार्ट नहीं करा है। लेकिन शायद हो सकता है कि अगले साल से या फिर इसी साल में शायद हो सकता है कि डिविडेंड पे करे। शायद मुझे लगता है कि जून जुलाई में डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो कमा रहे हैं ये। अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे तो भाई सब बढ़ तो रहा है। पिछले 3 सालों में प्रॉफिट इनका है। पहले लॉसेस थे, लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर में 1,700 करोड़ का 1,600 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर बाद में भी उतना ही रहा 2023 में, और 24 में भाई साहब बेहतरीन प्रॉफिट रहा 2,575 करोड़। तो बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट आया है। और कहीं ना कहीं जो सरकारी कंपनी पैसा कमाती है वो डिविडेंड के थ्रू उसको बांटती भी है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद जून में आपको यहाँ पर डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती हुई नजर आए, और अगर होगा तो अच्छी बात होगी। ठीक है, जून या जुलाई या फिर नवंबर भी हो सकता है, कभी भी। ठीक है, लेकिन देखना रहेगा कि पे आउट होता भी है कि नहीं। वैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो पी है वो 20 का है, सेक्टर पी 17 का है। तो अभी भी कोई सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर नहीं है ये। अभी भी जो इसका वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा महंगा तो है। और यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट इसीलिए खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो इनके फाइनेंशियल जैसे कि लास्ट क्वार्टर में जो है वो अच्छे थे, बुरे नहीं थे। तकरीबन 810 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। लेकिन नतीजे के बाद प्रॉफिट टेकिंग भी हमने देखी है अच्छे नतीजे के बावजूद।
और रेवेन्यू था 9,735 करोड़, जो कि और अच्छा है क्योंकि इसे और अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार बढ़ा है इनका जो रेवेन्यू है, ग्रोथ आई है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में और बड़ी ग्रोथ आई है। एक टाइम पे इनका प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास का था, 200 300 करोड़, आज 800 करोड़ हो चुका है और ये बढ़ रहा है, अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है इनसे कि आगे आने वाले टाइम में और अच्छे प्रॉफिट्स इनके रिपोर्ट होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो दिक्कत भी होगी। और अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर आप देखो तो भैया प्रमोटर 93.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, और प्रमोटर कौन है? सरकार है, सरकारी बैंक है ये। 0.11% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.69% डोमेस्टिक के पास है, 0.17% एफआईएस लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर के मिलाकर 3.95% की होल्डिंग है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई, इलेक्शन के बाद, ठीक है अभी तो नहीं, इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की कई सारी जो कंपनीज है वहाँ पर ओएफएस प्लान हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं वहाँ पर। क्योंकि देखो भाई सब इलेक्शन में गवर्नमेंट जो पैसा खर्चा करा है डेफिनेटली, तो उसके बाद उनको पैसा चाहिए होगा सरकारी तिजोरी में भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी है गवर्नमेंट के पास, चाहे वो एलआईसी हो, या फिर चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, या फिर चाहे और भी कंपनियाँ हो जहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है, मुझे लगता है कि लाइन से आपको ओएफएस नज़र आ सकते हैं उस टाइम पर। और तब थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बुरा बैंक नहीं है ये। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि डिविडेंड भी अनाउंस होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जहाँ तक बात है खरीदारी को लेकर, अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर थोड़े से और करेक्शन आने ज़रूरी है, थोड़े से और करेक्शन यहाँ पर ज़रूरी है। मेरे हिसाब से 50 से 55 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए बाइंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से, और उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। शॉर्ट टर्म में तो देखो अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं उनका जो नज़रिया है वो 50 से 55 रुपये के आसपास होना चाहिए, और बाय ऑन डिप्स के मौके आपको वहाँ पर ढूंढने चाहिए। बैंक मुझे लगता है कि ख़राब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा वैल्यूशन थोड़ा सा महंगा है, इसका जो पी रेशियो है वो भी थोड़ा सा महंगा है सेक्टर पी के मुकाबले। और अगर थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से बनता है, अगर 10-12% का करेक्शन यहाँ से बनता है तो वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा इसका वैल्यूएशन। और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि भाई साहब अच्छा खासा नंबर्स रिपोर्ट करते रहें और डिविडेंड भी पे आउट नज़र आ सकते हैं आपको बहुत जल्दी यहाँ पर, और गवर्नमेंट का ओएफएस भी नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है, तो नज़र रखिए इसको, अपनी रडार पर ज़रूर रखिएगा। और अगेन मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।